नमस्कार दोस्तों, यह मैनेजमेंट की शानदार पाठ्य पुस्तक है। ठीक है ना। शिक्षण प्रबंध एवं प्रशासन, शिक्षा में संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन, TQM, दीक्षा राइस, इस्माइल, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन। फिर राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, संस्थागत नियोजन, शैक्षिक अभिकरण, नेतृत्व की शैलियाँ, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और गुणवत्ता शिक्षा के लिए राज्य की पहल SIQE, निरीक्षण पर्यवेक्षण और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, समसा, शिक्षा का अधिकार 2009, सचिव शब्दकोश। फर्स्ट ग्रेड की मैनेजमेंट की पाठ्य पुस्तक है। ठीक है ना। तो चलिए, पहला पार्ट आ रहा है शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशासन, अध्याय फर्स्ट। शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशासन। शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशासन शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशासन। मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में बहुत से संगठनों जैसे परिवार, अस्पताल, विद्यालय, विश्वविद्यालय, जो फैक्ट है उनको अच्छी तरह से देखेंगे, विश्वविद्यालय, क्लब, बाजार, दल, दबाव समूह, सरकार इत्यादि से संबंध रखता है। संगठन छोटा हो या बड़ा, परंतु इसके लिए प्रबंधन जरूरी होता है। बिना प्रबंधन के संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। बिना प्रबंधन के संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। विद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित संगठन है। विद्यालय संगठन 4 तत्वों से मिलकर बना है, जो निम्न है। भौतिक तत्व। भौतिक तत्वों में विद्यालय भवन है ना, पुस्तकालय, योगशाला, वर्कशॉप, खेल मैदान, छात्रावास, दृश्य श्रव्य सामग्री। भौतिक क्षेत्र, भौतिक तत्व में। मानवीय तत्व में, इसमें छात्र, शिक्षक, प्राचार्य, प्रबंध समिति के सदस्य, विद्यालय पर्यवेक्षक, शिक्षा अधिकारी और शिक्षाविद शामिल है। वित्तीय तत्व से नाम से पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। विद्यालय तत्व विद्यालय की फीस, अनुदान, कोष इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। सैद्धांतिक तत्व विद्यालय को चलाने हेतु समय सारणी, अनुशासन, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, नियम, सिद्धांत इत्यादि की आवश्यकता होती है। ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक। सैद्धांतिक तत्व विद्यालय को चलाने हेतु समय सारणी, अनुशासन, पाठ्य सहगम क्रियाएं, नियम, सिद्धांत इत्यादि की आवश्यकता होती है। ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। सैद्धांतिक तत्व। सैद्धांतिक तत्व में कौन आते हैं? समय सारणी, अनुशासन, पाठ्य सहगम क्रियाएं, नियम, सिद्धांत इत्यादि की आवश्यकता होती है। ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। भौतिक तत्वों का प्रबंधन है ना, शैक्षिक प्रबंधन। तो भौतिक तत्वों का प्रबंधन, सिद्धांतों का प्रबंधन, मानवीय तत्वों का प्रबंधन, वित्त का प्रबंधन। इन 4 प्रकार के तत्वों के बीच तालमेल बैठाने का काम शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है। शैक्षिक प्रबंधन के इस तालमेल की वजह से विद्यालय शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ता है। शैक्षिक प्रबंधन में 2 शब्द है, शिक्षा, शैक्षिक और प्रबंध। इसके लिए हमें पहले शिक्षा का अर्थ और प्रबंधन अर्थ, शिक्षा का अर्थ और प्रबंध का अर्थ समझना जरूरी है। ठीक। शिक्षा का अर्थ बालक शिक्षार्थी, बालक विद्यार्थी की आंतरिक योग्यताओं का विकास करना होता है। शिक्षा का लक्ष्य विद्यार्थियों के व्यक्तिगत का सर्वांगीण विकास कर योग्य नागरिक बनाना होता है। शिक्षा प्रदान करने का औपचारिक साधनों में विद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान होता है। विद्यालय एक संगठन है जो शिक्षा के उद्देश्यों या लक्ष्यों को प्राप्त करने का कार्य करता है। अतः विद्यालय उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षण कार्य को अच्छी तरह से व्यवस्थित करता है। इसे ही शैक्षिक प्रबंधन कहा जाता है। शिक्षा की परिभाषाएं। गांधी जी के अनुसार शरीर, मस्तिष्क, आत्मा का विकास ही शिक्षा है। टीपी नन के अनुसार शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, जिससे वह अपने उच्चतम योग्यता के अनुसार मानव जीवन को मौलिक योगदान दे सके।
शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, जिससे वह अपने उच्चतम योग्यता के अनुसार मानव जीवन को मौलिक योगदान दे सके। टी पिनन के अनुसार क्वेश्चन आएगा, बताइए यह परिभाषा किसने दी है? कि शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, जिससे वह अपने उच्चतम योग्यता के अनुसार मानव जीवन को मौलिक योगदान दे सके। प्रबंधन का अर्थ है, प्रबंधन का अर्थ है जब कोई संगठन या संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुनियोजित व व्यवस्थित तरीके से कार्य करता है तो इस प्रक्रिया को प्रबंधन कहा जाता है। ठीक, प्रबंधन का अर्थ है जब कोई संगठन या संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुनियोजित व व्यवस्थित तरीके से कार्य करता है तो इस प्रक्रिया को प्रबंधन कहा जाता है। अतः वह संस्था संगठन अपने सभी कार्मिकों के कार्यों के बीच तालमेल समन्वय बनाता है, अपने उपलब्ध संसाधनों का इस ढंग से इस्तेमाल करता है जिससे कम से कम निवेश करना पड़े और अधिकतम उत्पाद निर्गत प्राप्त हो सके, अर्थात संसाधनों का समुचित उपयोग करने के लिए योजना बनाता है। इन सभी गतिविधियों को सम्मिलित रूप में प्रबंधन कहा जाता है। दोबारा से, जब कोई संगठन या संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुनियोजित व व्यवस्थित तरीके से कार्य करता है तो इस प्रक्रिया को प्रबंधन कहा जाता है, यानी कि मैनेजमेंट। अतः वह संस्था संगठन अपने सभी कार्मिकों के कार्यों के बीच तालमेल समन्वय बनाता है, अपने उपलब्ध संसाधनों का इस ढंग से इस्तेमाल करता है जिससे कम से कम निवेश करना पड़े और अधिकतम उत्पाद या निर्गत प्राप्त हो सके, अर्थात संसाधनों का समुचित उपयोग करने के लिए योजना बनाता है। इन सभी गतिविधियों को सम्मिलित रूप में प्रबंधन कहा जाता है। ठीक, अलग अलग दृष्टिकोण के आधार पर प्रबंधन के कई अर्थ बताए हैं, जिनमें से 5 अर्थ प्रमुख हैं। ठीक, प्रबंधन का अर्थ आ गया ना, प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट। गांधी जी, टिफिनन। अब है अलग अलग दृष्टिकोण के आधार पर प्रबंधन के कई अर्थ बतलाए गए हैं, जिनमें 5 अर्थ प्रमुख है। प्रबंधन एक प्रक्रिया के रूप में, प्रबंधन एक वर्ग के रूप में, प्रबंधन एक अनुशासन के रूप में, प्रबंधन आर्थिक संसाधन के रूप में, प्रबंधन अधिकार व सत्ता के रूप में। पहला है थोहेमन, डॉल्टन मैकफार्लैंड, टेरी जेम्स स्टोनर ने प्रबंधन को लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया माना है। यह क्वेश्चन हो सकता है कि बताइए प्रबंधन को लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया किसने माना है निम्नलिखित में से? थॉमन, डॉल्टन मैकफार्लैंड, टेरी जेम्स एफ स्टोनर। प्रबंधन एक वर्ग के रूप में किसी भी संस्था में व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो उस संस्थान के कार्यों के लिए निर्णय लेता है, निर्देशन देता है, समन्वय करता है, पर्यवेक्षण व मूल्यांकन करता है। उस समय या वर्ग को ही प्रबंधन कहा जाता है। मेयर्स ने प्रबंधन का अर्थ एक वर्ग के रूप में ही ग्रहण किया है। मेयर्स ने प्रबंधन का अर्थ एक वर्ग के रूप में ही ग्रहण किया है। मेयर्स। प्रबंधन एक अनुशासन के रूप में, प्रबंधन को इस दृष्टिकोण ने अनुशासन विषय माना है। ठीक, अनुशासन। प्रबंधन को इस दृष्टिकोण ने अनुशासन यानी विषय माना है। प्रबंधन आर्थिक संसाधन के रूप में औद्योगिकरण के प्रभाव से प्रबंधन को उत्पाद का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। यह अन्य घटकों की कार्यशीलता को बढ़ाता है। ठीक, प्रबंधन एक अनुशासन के रूप में, प्रबंधन को इस दृष्टिकोण ने अनुशासन यानी विषय माना है। प्रबंधन आर्थिक संसाधन को औद्योगिकरण के प्रभाव से प्रबंधन को उत्पादन का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। यह अन्य घटकों की कार्यकुशलता को बढ़ाता है। प्रबंधन एक वर्ग के रूप में, मेयर्स। प्रबंधन एक अनुशासन के रूप में, अनुशासन
यहाँ अनुशासन का मतलब विषय है। प्रबंधन आर्थिक संसाधन के रूप में औद्योगिकरण के प्रभाव से प्रबंधन को उत्पाद का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। यह इन घटकों की कार्यकुशलता को बढ़ाता है। प्रबंधन अधिकार व सत्ता के रूप में इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रबंधन को नेतृत्व व निर्णय का अधिकार के रूप में माना जाता है। प्रबंधन की प्रकृति। प्रबंधन में कला व विज्ञान दोनों की विशेषताएं पाई जाती है, अतः प्रबंधन कला भी है और विज्ञान भी है। कला व विज्ञान के रूप में प्रबंधन एक दूसरे के विपरीत नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। रॉबर्ट एन हिलकट के अनुसार प्रबंधन के क्षेत्र में कला एवं विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसके अनुसार? रॉबर्ट एन हिलकट के अनुसार कला एवं विज्ञान। प्रबंधन कला के रूप में प्रबंधन में कला वाले निम्न 3 गुण पाए जाते हैं। ठीक, कला के रूप में कला का मानना है कि किसी क्षेत्र विशेष के लिए जिस मूलभूत सिद्धांत ज्ञान की जरूरत होती है वह ज्ञान व्यक्ति जन्मजात होता है। किसी क्षेत्र विशेष के लिए जिस मूलभूत सिद्धांत ज्ञान की जरूरत होती है वह ज्ञान व्यक्ति में जन्मजात होता है, अतः प्रबंधन का आधारभूत गुण सिद्धांत व्यक्ति में जन्मजात पाया जाता है। इस कारण प्रबंधन एक कला है। इस जन्मजात ज्ञान या गुण का व्यक्ति अपनी योग्यताओं के अनुसार उपयोग करता है, अतः इस आधार पर भी प्रबंधन एक कला है। कला व्यवहारिक तो होती ही है, साथ ही इसमें मौलिकता एवं रचनात्मकता भी पाई जाती है। प्रबंधन में व्यवहारिकता, मौलिकता व रचनात्मकता होने से ये एक कला है। प्रबंधन में व्यवहारिकता, मौलिकता व रचनात्मकता होने से ये कला है। प्रबंधन विज्ञान के रूप में प्रबंधन में विज्ञान के 3 गुण पाए जाते हैं जो निम्न है। प्रबंधन में विज्ञान के 3 गुण पाए जाते हैं जो निम्न है। व्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। व्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। प्रबंधन भी व्यवस्थित व क्रमबद्ध होता है, अतः प्रबंधन विज्ञान है। पहला कला पढ़ी है ना, अब विज्ञान। विज्ञान में सिद्धांत परीक्षण प्रयोग पर आधारित होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत भी विज्ञान के सिद्धांतों के समान विशुद्धियाँ परीक्षण योग्य तो नहीं होते, लेकिन यह प्रबंधकों को मानक तकनीक प्रदान करते हैं जिन्हें अलग अलग परिस्थितियों में लागू प्रयोग किया जा सकता है, अतः इस दृष्टि से भी प्रबंधन विज्ञान है। प्रबंधन प्राकृतिक भौतिक विज्ञान नहीं बल्कि एक सामाजिक विज्ञान है। प्रबंधन प्राकृतिक भौतिक विज्ञान नहीं बल्कि एक सामाजिक विज्ञान है। विज्ञान के सिद्धांत वैध होते हैं, प्रबंधन के सिद्धांत भी काफ़ी हद तक वैध होते हैं, अतः प्रबंधन भी विज्ञान है ना। जब अपन ने पढ़ लियो कौन सो कि भाई यह विज्ञान के रूप में है ना, और यह पढ़ लियो अपन ने कहीं के कला के रूप में है। प्रबंधन की प्रकृति यानी मैनेजमेंट की यह बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट की कहीं विशेषता है कि भाई मैनेजमेंट कला का रूप में भी होगा, मैनेजमेंट विज्ञान का रूप में भी होगा। अब आ रही है प्रबंधन की विशेषताएं यानी कि मैनेजमेंट की विशेषताएं। सार्वभौमिक प्रक्रिया प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सर्वव्यापी भी है और सार्वभौमिक भी होती है। सही है, या छोटी से छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ में भी मैनेजमेंट होता है, चाहे वह कंपनी है, चाहे स्कूल है, चाहे काम है, चाहे परिवार है, ठीक, चाहे स्टडी है, कहीं पे भी ये मैनेजमेंट हो सकता है ना। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया चाहे वह कोई भैंस चरावा चूहो ना तो वहाँ में भी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, भाई समझ में। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया प्रबंधन संगठन के लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, अतः प्रबंधन सदैव उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। बहुआयामी प्रक्रिया प्रबंधन के अंतर्गत कार्य का प्रबंध, लोगों का प्रबंध एवं परिचालन का प्रबंध किया जाता है, अतः प्रबंध एक जटिल प्रक्रिया तो है ही, साथ ही बहुआयामी प्रक्रिया भी है। पेशे व्यवसाय प्रबंध एक पेशे के रूप में है, पेशे के रूप में सामूहिक प्रबंधन में सभी व्यक्तियों की गतिविधियों कार्यों के बीच समन्वय किया जाता है, अतः प्रबंधन एक सामूहिक क्रिया। प्रबंधन सामूहिक दायित्व सामाजिक जिम्मेदारी है। कला प्रबंधन एक कला है। विज्ञान प्रबंधन एक विज्ञान भी है।
कला व विज्ञान दोनों, प्रबंधन कला व विज्ञान दोनों है। गतिशील व परिवर्तनशील प्रक्रिया, प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो परिवर्तनशील व गतिशील है। व्यवस्थित व अनुशासनात्मक तरीका, प्रबंधन में किसी दूसरे व्यक्ति से व्यवस्थित व अनुशासनात्मक तरीके से कार्य करवाया जाता है। प्रबंधन बहु अनुशासनात्मक यानी विविध विषयी मल्टी डिसिप्लिनरी है। बहु अनुशासनात्मक यानी मल्टी डिसिप्लिनरी है। ठीक। परिणाम परक, प्रबंधन एक ऐसा कार्य है जिसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य का प्राप्त होना ही परिणाम कहलाता है। अतः प्रबंधन एक परिणाम परक रिजल्ट ओरिएंटेड कार्य होता है। आई समझ में ऐसा समझ सका बनाइसू कई जैसे कि भाई भैंस चरावाड़ हो। आई समझ में। और बाकी 8-10 भैंस है। अब बा चराव जा रहा है तो बा पहला तो मैंने क्या करेगा कि मोको इनको कई गुजा खोलनी है। कई गुजा खोलने के बाद में कि हाँ भाई इनको खोलने के बाद इनको कौन सा खेत में ले जाऊँ जहाँ ये दाप सके। बिनका लाल लाल छोटा छोटा बिनका प्लेट भी है, बिनको भी तकलीफ नहीं हो, इसी जगह रू। आई समझ में। जल भी पास में हो। ठीक है। और भाई इनको दोपहरी में भी आराम करवाना है। दोपहरी में आराम करवाए फिर इनको चरानी है। इनको ध्यान रखना है जिससे कि कहीं भाग न जाए हैं। यहाँ पर इनको कचू कोई कीड़ा काटू न खा जाए हैं। तो सब तरह का तो ये ऐसा सोचना ये मैनेजमेंट ही है। ये एकदम नॉर्मल तरीका है। ये मैनेजमेंट सब बात में लागू होता है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे पढ़ाई करने का तरीका ही क्यों ना हो, वही है। अमूर्त शक्ति, प्रबंधन अमूर्त शक्ति होता है अर्थात यह अप्रत्यक्ष शक्ति है। मानवीय क्रिया, प्रबंधन एक विशुद्ध मानवीय क्रिया है। साधन, यह वही है जैसा कि तू माजार बाकू बिछा कर दीजो और न मासू बा चीज लिया जो यार आपको सोचो कहवो करो भाई प्रबंधन है यानी मैनेजमेंट है ना। विशुद्ध मानवीय क्रिया है। प्रबंधन के द्वारा संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। इस तरह से प्रबंधन लक्ष्य प्राप्त करने का साधन होता है। क्या होता है? साधन, न कि शायद। नेतृत्व कार्यकारी, प्रबंधन अपने अधीनस्थ कर्मचारी को निर्देशन देता है, उनको नेतृत्व प्रदान करता है। प्रबंधन नेतृत्वकारी कार्य होता है। नेतृत्वकारी कार्य होता है। प्रबंधन में कार्य विभाजन, अधिकारियों व कर्मचारी के मध्य अधिकार कर्तव्य कार्यों का विभाजन पाया जाता है। लोकतांत्रिक वातावरण, यांत्रिक वातावरण, कठोर अनुशासन को दूर कर लोकतांत्रिक लचीला वातावरण की स्थापना करना। प्रबंधन की शैलियाँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना, नाम से ही समझ में आ रही है बात है। शैलियाँ, व्यक्ति का दर्शन समाज का दर्शन विचार होता है। इस दर्शन के अनुरूप ही प्रबंधन के लिए प्रबंधन की शैलियाँ अपनाई जाती है। सामान्यतः प्रबंधन की 4 शैलियाँ हैं। इन्हें हम प्रबंधन के प्रकार भी कह सकते हैं। सामान्यतः प्रबंधन की कितनी शैलियाँ हैं? 4 शैलियाँ हैं। इन्हें हम प्रबंधन के प्रकार भी कह सकते हैं, यानी कि प्रकार है ये प्रबंधन का, है ना। हाँ, निरंकुश प्रबंधन शैली, इस शीर्ष प्रबंधन ही इसमें शीर्ष प्रबंधक की सबसे उच्च अधिकारी होता है। नाम से पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यह शैली सत्ता केंद्रित होती है। इसमें कर्मचारियों को उच्च अधिकारियों के आदेश का पालन करना होता है। स्वयं इसके विवेक के अनुसार कार्य करने की छूट नहीं होती। स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अनुसार नहीं मिलते हैं। स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर नहीं मिलते हैं। उच्च अधिकारी कार्मिकों के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। शीर्ष प्रबंधक द्वारा ही नियुक्ति, विमुक्ति और निर्णय जैसे कार्य किए जाते हैं। यहाँ निरीक्षण का मूल्यांकन करने का उद्देश्य सुधार करना नहीं होता, बल्कि छिंद्रान्वेष करना यानी कमी निकालना होता है। प्रधानाध्यापक व निरीक्षकों की भूमिका इसी श्रेणी में आती है। इससे योग्यता, दक्षता और उत्पादन पर अधिक बल दिया जाता है। प्रजातांत्रिक प्रबंधन शैली, इसमें व्यक्ति की गरिमा को बहुत ज़्यादा महत्व प्रदान किया जाता है। इससे इसमें स्वतंत्र अभिव्यक्ति, सहयोग, सहकार, न्याय और समता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखकर प्रबंधन किया जाता है। इस प्रकार के प्रबंधन में निर्णय लेते समय, नीतियों को बनाते एवं क्रियान्वित करते समय आम राय को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसमें निरीक्षण करने वाला छिद्रान्वेष
छिद्रान्वेषण यानी कमियां नहीं निकालता, इसमें सुधारात्मक निरीक्षण किया जाता है। व्यक्ति को ज़्यादा अहमियत देने के कारण इस प्रकार का प्रबंधन को संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्ति को ज़्यादा अहमियत देने के कारण इस प्रकार का प्रबंधन को संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई आती है। सही बात है भाई। अब सबन की बात सुनेगा और सबन की बात सुनेगा तो सभी इनकी बात को अमल में थोड़ी ले सके, और यह जरूरी थोड़ी है कि सभी बात पे कोई एक बात पे सबन की एक राय हो। समन्वयवादी प्रबंध शैली। इस शैली में निरंकुश प्रबंध शैली और प्रजातांत्रिक प्रबंध शैली की अच्छाइयाँ शामिल रहती है। इसमें संस्थागत व व्यक्तिगत हितों में समन्वय करते हुए प्रबंधन किया जाता है। इसमें व्यक्ति व संगठन दोनों का विकास होता है। समन्वयवादी प्रबंधन शैली, निरंकुश प्रबंधन शैली और प्रजातांत्रिक प्रबंधन शैली। इसमें व्यक्ति व संगठन दोनों का विकास होता है। यह भी बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से तो वे दोनों से यह बेस्ट है, क्योंकि हमें दोनों का गुण है, निरंकुश भी है, प्रजातांत्रिक। हस्तक्षेपीय प्रबंधन शैली। इसमें नेतृत्व करने वाला यथास्थिति को बनाए रखता है। इसमें नेतृत्व करने वाला अनमना रहकर कार्य करता है। इसमें प्रबंधक को अपनी योग्यताओं पर कोई भरोसा नहीं होता। वह समूह के सदस्यों से बहाने बनाकर दूर रहता है, अपने सहयोगियों पर ज़्यादातर कार्य डाल देता है। इसमें सहयोगी भी स्पष्टता से निर्णय नहीं कर पाते। इसमें संगठन नेतृत्व के अनुसार लगने लगता है। हस्तक्षेपीय प्रबंधन शैली। यह समझ में को आया। हस्तक्षेपीय प्रबंधन शैली। प्रबंधन, प्रशासन व संगठन में अंतर। प्रबंधन, मैनेजमेंट, प्रशासन व संगठन में अंतर। सरकार की समग्र समस्त कार्य प्रणाली को प्रशासन कहा जाता है। रेल, डाकतार विभाग, शिक्षा के सरकारी कामकाज को प्रबंधन नहीं कहा जाता, बल्कि इनको प्रशासन कहा जाता है। परंतु बैंक, अस्पताल, विद्यालय के कामकाज के लिए प्रबंधन और प्रशासन दोनों ही शब्दों का प्रयोग होता है। अगर क्वेश्चन दिया ना तो खूब दे सकता है भाई यहाँ से। बताइए, प्रशासन का प्रयोग निम्नलिखित में से कहाँ पे नहीं है? बस बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। राजनीतिक व सामाजिक सरकारी कामकाज के लिए प्रशासन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि आर्थिक व औद्योगिक क्षेत्र में प्रबंधन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभी आर्थिक व औद्योगिक क्षेत्रों में प्रबंधन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जबकि आर्थिक व औद्योगिक क्षेत्र में प्रबंधन शब्द का प्रयोग किया जाता है। राजनीतिक व सामाजिक सरकारी कामकाज के लिए प्रशासन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि आर्थिक व औद्योगिक क्षेत्र में प्रबंधन शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रशासन, प्रबंधन बता रहा है इसमें कि भाई मैनेजमेंट क्या है, क्या विशेषता है उसकी, क्या खासियत है। प्रशासन प्रबंधन से ज़्यादा व्यापक शब्द है। प्रशासन प्रबंधन से ज़्यादा व्यापक शब्द। प्रशासन में प्रबंधन के सभी कारक तो शामिल होते ही हैं, बल्कि इसके अलावा अन्य कारक भी शामिल होते हैं। प्रबंधन का लाभ एक छोटे सीमित क्षेत्र तक रहता है, जबकि प्रशासन का लाभ लगभग संपूर्ण समाज को मिलता है। सही बात है। संगठन मानवीय व भौतिक संसाधनों का ऐसा तंत्र व्यवस्था है जिसका अपना लक्ष्य होता है। इस संगठन को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रबंधन व प्रशासन की जरूरत होती है। प्रबंधन, प्रशासन व संगठन में अंतर के संदर्भ में 3 दृष्टिकोण प्रचलित है, जो निम्न है। प्रबंधन, प्रशासन व संगठन में अंतर के संदर्भ में 3 दृष्टिकोण प्रचलित है, जो निम्न है। प्रथम दृष्टिकोण,
प्रथम दृष्टिकोण। इसको अमेरिकन विचारधारा भी कहा जाता है। इसका मानना है कि प्रशासन नीति निर्धारित करने वाला अभिकरण है। इसको अमेरिकन विचारधारा भी कहा जाता है। इसका मानना है कि प्रशासन नीति निर्धारित करने वाला अभिकरण है, जबकि प्रबंधन इन नीतियों को लागू क्रियान्वित करने वाला अभिकरण है। मतलब क्या कह रहा है ये? प्रशासन नीति निर्धारित करने वाला अभिकरण है, जबकि प्रबंधन इन नीतियों को लागू या क्रियान्वित करने वाला अभिकरण है। ठीक है। संगठन वह साधन है जिसके माध्यम से नीतियों को इस प्रकार क्रियान्वित किया जाता है जिससे उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इस विचारधारा के समर्थक सुलजे, शेल्डन, स्प्रिंगल, मिलवर्ड है। सुलजे, शेल्डन, स्प्रिंगल और मिलवर्ड है प्रथम दृष्टिकोण। सुलजे, शेल्डन, स्प्रिंगल व मिलवर्ड, जिसके माध्यम से नीतियों को इस प्रकार क्रियान्वित किया जाता है जिससे उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। अब आ रहा है दूसरा दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण ने प्रबंधन को प्रशासन से ज़्यादा व्यापक माना है। यह दृष्टिकोण प्रबंधन को एक संपूर्ण प्रक्रिया मानता है। प्रशासन व संगठन को प्रबंधन का अंग मानता है। प्रशासन व संगठन को प्रबंधन का अंग मानता है। समर्थक E.F. ब्रैच, एल हॉल, J.C. डेनियल। यानी कि यहाँ में प्रबंधन को ज़्यादा वरीयता दी गई है। यह प्रथम दृष्टिकोण है। यह द्वितीय दृष्टिकोण है। प्रबंधन को प्रशासन से ज़्यादा व्यापक माना है। यह है द्वितीय दृष्टिकोण में। E.F. ब्रैच, एल हॉल, J.C. डेनियल। तृतीय दृष्टिकोण, यह प्रशासन एवं प्रबंधन दोनों को पर्यायवाची मानता है, इनमें अंतर नहीं करता। समर्थक हेनरी फ्योल, किम्बल, न्यूमैन। ये बढ़िया है यार। तृतीय दृष्टिकोण हेनरी फ्योल, किम्बल व न्यूमैन। पहला है प्रथम दृष्टिकोण, जो प्रशासन को ज़्यादा मानता है, जबकि प्रबंधन इन नीतियों को लागू क्रियान्वित करने वाला अभिकरण है ना। और द्वितीय दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण ने प्रबंधन को प्रशासन से ज़्यादा व्यापक माना है। प्रबंधन को प्रशासन से, है ना। यहाँ में मैनेजमेंट को ज़्यादा वरीयता है। कौन कौन है? ब्रैच, एल हॉल, J.C. डेनियल। और तृतीय दृष्टिकोण, यह प्रशासन एवं प्रबंधन दोनों को पर्यायवाची मानता है, इनमें अंतर नहीं करता। समर्थक हेनरी फ्योल, किम्बल और न्यूमैन। केंद्रीकृत प्रशासन व विकेंद्रीकरण प्रशासन। सत्ता का अधिकार एक केंद्र में या बहु केंद्रों में निहित होता है। इसके आधार पर प्रशासन दो प्रकार का होता है। केंद्रीय प्रशासन व विकेंद्रीकरण प्रशासन। सत्ता का अधिकार एक केंद्र में या बहु केंद्रों में निहित होते हैं। इस आधार पर प्रशासन दो प्रकार का होता है, केंद्रीय प्रशासन, एक है विकेंद्रीकृत प्रशासन। केंद्रीकृत, यह है वह व्यवस्था जिसमें उच्च प्रशासन के पास सारे निर्णय लेने का अधिकार होता है। विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के संस्था प्रधान प्रबंधक के रूप में प्राय प्रशासन के आदेशानुसार कार्य करते हैं। केंद्रीय प्रशासन। विकेंद्रीकृत प्रशासन, यह व्यवस्था है जिसमें निर्णय केवल उच्च अधिकारी द्वारा नहीं लिए जाते, बल्कि निर्णय प्रक्रिया में अधीनस्थों की भी सहभागिता होती है। अतः इस प्रकार के संगठन में सभी कर्मचारियों, अभिभावकों के सुझाव पर विचार किया जाता है। प्रत्येक संगठन में प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत दोनों ही होता है। प्रबंधन का हेनरी फ्योल सिद्धांत।
हेनरी फॉल, भाई साहब हेनरी फॉल ने दिया कौन सा आयुर्वेदिक तृतीय दृष्टि किया था। फ्रांस के हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांत बताए हैं, जिन्हें प्रशासन के सिद्धांत भी कहा जाता है। हेनरी फ्योल संबंधित है मैनेजमेंट से, और मैनेजमेंट से थर्ड प्रकार से, यानी कि राजतंत्र और गणतंत्र, वे दोनों उनको सम्मिलित रूप से। हेनरी फ्योल के प्रबंधन के 14 सिद्धांत बताए हैं, 14, जिन्हें प्रशासन के सिद्धांत भी कहा जाता है। कार्य का विभाजन, संपूर्ण कार्यों को छोटे छोटे कार्यों में बांटना, इसे विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। संपूर्ण कार्यों को छोटे छोटे कार्यों में बांटना, इसे विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। किसके सिद्धांत को विशिष्टीकरण का सिद्धांत कहते हैं? हेनरी फ्योल। ये पता नहीं है, ये जैसे कि लेडी थी या पुरुष। हेनरी फ्योल पुरुष ही लग रहा है। अधिकार व उत्तरदायित्व, कार्मिक के पास अधिकार है तो उसके कुछ उत्तरदायित्व भी है। अनुशासन, संगठन की सफलता के लिए अनुशासन जरूरी है। सभी कार्मिकों को नियमों का पालन करना होता है। अधिकार एवं उत्तरदायित्व। अनुशासन, संगठन की सफलता के लिए अनुशासन जरूरी है। सभी कार्मिकों को नियमों का पालन करना होता है। संगठन की सफलता के लिए अनुशासन जरूरी है। संगठन की सफलता के लिए अनुशासन जरूरी है। सभी कार्मिकों को नियमों का पालन करना होता है। आदेश की एकता, कर्मचारियों को एक ही कर्मचारी से आदेश मिलने चाहिए, अर्थात दो अधिकारियों से आदेश मिलने पर वह कर्मचारी संशय में रहता है कि किसके आदेश की पालना करूं। निर्देश की एकता, एक समान कार्यों में उद्देश्यों के लिए निर्देश भी एक जैसे होने चाहिए। ठीक है। सामान्य हित को वरीयता, कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत हित के बजाय सामूहिक हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पारिश्रमिक, कर्मचारियों को सेवाओं के बदले उचित वेतन पारिश्रमिक मिलना चाहिए। केंद्रीकरण, संस्था के व्यापक हितों को ध्यान में रखते संस्था में केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण को अपनाना चाहिए। सोपान श्रृंखला, संगठन में पदक्रम होता है। पदक्रम के अनुसार कर्मचारी व अधिकारियों के अधिकार निश्चित होते हैं। पदक्रम जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। व्यवस्था, संगठन में उपकरणों व कर्मचारियों की उपयोगी व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था। समता, अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच समानतापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। व्यवस्था, संगठन में उपकरणों व कर्मचारियों की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। समता, समता, अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच समानतापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। स्थायी कार्यकाल, कर्मचारियों का कार्यकाल स्थायी होने से वे पूर्ण मनोयोग से संस्था के लिए कार्य करते हैं। कर्मचारियों का कार्यकाल स्थायी होने से वे पूर्ण मनोयोग से संस्था के लिए कार्य करते हैं। स्थायी कार्यकाल, कर्मचारियों का कार्यकाल पूर्ण मनोयोग से संस्था के लिए कार्य करते हैं। ठीक। पहलपन, कर्मचारियों को योजना रखने व उसको क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो कर्मचारी संस्था हित में अच्छा सुझाव दे तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। सहयोग, कर्मचारी आपस में सहयोग का भाव रखेंगे
तो संस्था अपना लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर पाएगी। कार्य का विभाजन, अधिकार व उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, सामान्य हित को वरीयता, पारिश्रमिक केंद्रीकरण, सोपान श्रृंखला व्यवस्था, समता, स्थायी कार्यकाल, पहलपन, सहयोग। प्रबंधन कार्य सिद्धांत POCCC सिद्धांत। हेनरी पेवल ने प्रबंधन के 5 कार्य घटक बताए हैं। POCCC। नियोजन, प्लानिंग। किसी भी संगठन को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए एक कार्य योजना बनानी चाहिए। इसे ही नियोजन कहा जाता है। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। नियोजन जिन उद्देश्यों व कार्मिकों को निर्धारित करता है उनको लागू करने के लिए संगठन की जरूरत होती है। अतः नियोजन को क्रियान्वित करने का साधन या उपकरण को संगठन कहा जाता है। संगठन में अधिकारी व कार्मिक सम्मिलित होते हैं। नियोजन जिन उद्देश्यों व कार्यक्रमों को निर्धारित करता है उनको लागू करने के लिए संगठन की जरूरत होती है। अतः नियोजन को क्रियान्वित करने का साधन या उपकरण को संगठन कहा जाता है। संगठन में अधिकारी व कार्मिक सम्मिलित होते हैं। अतः संगठन के लिए प्रशासक निम्न कार्य करता है। क्रियाओं को समूहीकरण करता है, क्रिया समूहों को विभागों को सौंपता है, क्रियाओं के लिए अधिकारों व दायित्वों का निर्धारण करता है, आपसी कार्य संबंधों का निर्धारण करता है। निर्देशन, कमांड। निर्देशन वह कार्य है जिसके अंतर्गत संस्था के सदस्यों का पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन एवं अभिप्रेरण किया जाता है ताकि संस्था के उद्देश्यों को अधिकतम कुशलता के साथ प्राप्त किया जा सके। कमांड। निर्देशन वह कार्य है जिसके अंतर्गत संस्था के सदस्यों का पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन एवं अभिप्रेरण किया जाता है ताकि संस्था के उद्देश्यों को अधिकतम कुशलता के साथ प्राप्त किया जा सके। नियंत्रण, कंट्रोल। नियंत्रण से आशय निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों की जांच करना तथा उनमें कोई त्रुटि है तो उसे दूर करना। नियंत्रण प्रक्रिया में निम्न 4 तत्व है: लक्ष्यों तथा प्रमाणों का निर्धारण करना, कार्यों का मूल्यांकन करना, वास्तविक प्रगति को निर्धारित परिणामों से तुलना करना और विचलन हेतु सुधारात्मक कार्रवाई करना। नियंत्रण से आशय निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों की जांच करना, उसमें कोई त्रुटि है तो उसे दूर करना। नियंत्रण प्रक्रिया में निम्न 4 तत्व: लक्ष्यों तथा परिमापों का निर्धारण करना, कार्यों का मूल्यांकन करना, वास्तविक प्रगति को निर्धारित परिमापों से तुलना करना, विचलन हेतु सुधारात्मक कार्रवाई करना। समन्वय, कोऑर्डिनेशन। किसी संस्था के कार्यों में सुविधा उत्पन्न करने एवं सफलता प्राप्त करने के लिए सभी क्रियाओं में सामंजस्य उत्पन्न करना ही समन्वय कहलाता है। समन्वय के अभाव में अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं, इससे उनकी उत्पादकता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। समन्वय के अभाव में अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं, इससे उनकी उत्पादकता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है और लागत व्यय बढ़ जाता है। समन्वय के निम्न तत्व होते हैं: संतुलन, समय निर्धारण और विलयन। संतुलन, समय निर्धारण और विलयन। समन्वय। POCCC, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, कमांड, प्लानिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल और कमांड। प्रशासन प्रक्रिया, नियोजन, फिर संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय।
भाई नियोजन, फिर संगठन, फिर निर्देशन, फिर नियंत्रण। लूथर गिलित का पोस्ट-डिकॉर्ब सिद्धांत। लूथर गिलिक का पोस्ट-डिकॉर्ब POSDCORB पोस्ट-डिकॉर्ब सिद्धांत। लूथर गुलिक उडविक ने प्रबंधन के कार्यों को पोस्ट-डिकॉर्ब में 7 भागों में बांटा है। बात तेरी सही है, लेकिन यह POCCC या कौन ने दिया है? हेनरी पियोल है ना, हेनरी पियोल। और यह है लूथर गिलिक पोस्ट-डिकॉर्ब और उडविक। पी प्लानिंग नियोजन, यह किसी संगठन का सबसे प्रमुख और सर्वोपरि कार्य होता है। संगठन अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक नीतियाँ, विधियाँ एवं कार्यक्रम बनाता है, उन्हें लागू करता है। इन सभी गतिविधियों को नियोजन कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन संगठन, नियोजन में बनाई गई योजना को क्रियान्वित करने वाला साधन या उपकरण ही संगठन कहलाता है। नियोजन में बनाई गई योजना को क्रियान्वित करने वाला साधन या उपकरण ही संगठन कहलाता है। लूथर गुलिक ने संगठन के संबंध में 4 PS सिद्धांत दिया है। लूथर गुलिक ने संगठन के संबंध में 4 PS सिद्धांत दिया है। 4 PS। P प्रोसेस है ना, प्रोपोज उद्देश्य, प्लेस स्थान और पर्सन व्यक्ति। चार PS प्रक्रिया प्रोसेस, प्लेस स्थान, पर्सन व्यक्ति, उद्देश्य पर्पज। उद्देश्य पर्पज। प्रोसेस प्रक्रिया है ना, प्लेस है, पर्सन है, प्रोपोज मतलब उद्देश्य। बताइए 4 PS किसने दिए? लूथर गुलिक ने। पोस्ट-डिकॉर्ब किसने दिया है? लूथर गुलिक ने। ओ का मतलब क्या होता है? संगठन। लूथर गुलिक ने संगठन के 10 सिद्धांत बताए हैं। कार्य विभाजन, विभागीय संगठनों के आधार, पद सोपान, समन्वय, विकेंद्रीकरण, स्वउद्देश्य, आदेश की एकता, लाइन तथा स्टाफ, प्रत्यायोजन, नियंत्रण का क्षेत्र। लूथर गिलिक ने कितने सिद्धांत दिए हैं? 10। कार्य विभाजन, विभागीय संगठनों के आधार, पद सोपान, समन्वय, विकेंद्रीकरण, स्वउद्देश्य, आदेश की एकता, लाइन तथा स्टाफ, प्रत्यायोजन, नियंत्रण का क्षेत्र। सप्रिंग, ये संगठन की है। 4 PS और 10 सिद्धांत। स्टाफिंग नियुक्ति, स्टाफिंग से तात्पर्य प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन के लिए योग्य एवं कर्मठ व्यक्तियों की नियुक्ति से है। इसके अंतर्गत पदाधिकारियों कर्मचारियों का चयन, उनकी भर्ती, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण का काम शामिल है। 4 डायरेक्शन यानी कि निर्देशन। निर्देशन, जब संगठन निश्चित सिद्धांतों व नीतियों के अनुसार कार्य योजना का क्रियान्वयन करता है तो इस समय समुचित रूप से देखभाल निरीक्षण करना ही निर्देशन कहलाता है। निर्देशन के अंतर्गत आदेश देना, निरीक्षण करना, मार्गदर्शन देना और अभिप्रेरित करना शामिल है।
डी डायरेक्शन निर्देशन। निर्देशन जब संगठन निश्चित सिद्धांतों व नीतियों के अनुसार कार्य योजना का क्रियान्वयन करता है तो उस समय समुचित रूप से देखभाल निरीक्षण करना ही निर्देशन कहलाता है। निर्देशन के अंतर्गत आदेश देना, निरीक्षण करना, मार्गदर्शन देना और अभिप्रेत करना शामिल है। कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय। संगठन के विभिन्न विभागों, सदस्यों तथा उनके समूह में एक प्रकार से एकता स्थापित करना ही समन्वय कहलाता है। कोऑर्डिनेशन। समन्वय से न्यूनतम लागत पर वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति संभव होती है। आर रिपोर्टिंग प्रतिवेदन। इसके अंतर्गत प्रशासक अपने संगठन में हुए कार्यों या उसकी उपलब्धियों का विवरण तैयार करता है तथा अपने से उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी समय समय पर देता रहता है। बजट निर्माण। इसके अंतर्गत एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत राजस्व तथा खर्चों, आय व्यय का लेखा जोखा तैयार किया जाता है। पी का अर्थ प्लानिंग है, ओ का अर्थ ऑर्गेनाइजेशन संगठन, 4 PS ना 10 सिद्धांत और स्टाफिंग नियुक्ति, एस स्टाफिंग, डी सु डायरेक्शन, CO सु कोऑर्डिनेशन समन्वय, आर सु रिपोर्टिंग, पी सु बजटिंग। प्रबंधन का नौकरशाही सिद्धांत। नौकरशाही प्रबंधन की एक प्रतिष्ठित व परंपरागत विचारधारा रही है। इस विचारधारा के सबसे अधिक व्यवस्थित अध्ययन से जर्मनी के एक समाजशास्त्री मैक्स वेबर को जाता है। प्रबंधन का नौकरशाही सिद्धांत। नौकरशाही प्रबंधन की एक प्रतिष्ठित एवं परंपरागत विचारधारा रही है। इस विचारधारा के सबसे अधिक व्यवस्थित अध्ययन का श्रेय जर्मनी के एक समाजशास्त्री मैक्स वेबर को जाता है। वेबर ने नौकरशाही का अर्थ नियुक्त किए गए अधिकारियों की एक प्रशासनिक संस्था के रूप में किया है। इस व्यवस्था में सत्ता और शक्ति पद में निहित होते हैं, किसी व्यक्ति में नहीं। वेबर ने नौकरशाही का अर्थ नियुक्त किए गए अधिकारियों की एक प्रशासनिक संस्था के रूप में किया है। इस व्यवस्था में सत्ता और शक्ति पद में निहित होते हैं, किसी व्यक्ति में नहीं। नौकरशाही का सिद्धांत किसने दिया है? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर कहाँ के थे? जर्मनी के। शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ है। शिक्षण संस्था में बहुत से कार्मिक होते हैं। ये कर्मचारी अलग अलग कार्यों व गतिविधियों को संपन्न करते हैं। इन सभी की गतिविधियों में समन्वय जरूरी होता है। इसके अलावा विद्यालय में मानवीय व भौतिक संसाधनों का इस तरह से संगठन में उपयोग किया जाता है ताकि अनुकूलतम परिणाम मिल सके। अतः शिक्षण संस्था में इस तरह की जाने वाली प्रक्रिया को शैक्षिक प्रबंधन कहा जाता है। अर्थात शिक्षण या शिक्षा का मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्मिकों की गतिविधियों में समन्वय के साथ संसाधनों का समुचित उपयोग करने की प्रक्रिया को शैक्षिक प्रबंधन कहा जाता है। शानदार दे रखी भाई साहब। प्रबंधन का अर्थ है व्यवस्था करना, ठीक, तथा शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ है शिक्षा की उचित व्यवस्था करना, ठीक, व्यवस्था करना, शिक्षा की उचित व्यवस्था करना। शैक्षिक प्रबंधन की परिभाषा लूथर को लिख। शैक्षिक प्रबंधन सत्ता की सामान्य संरचना है। जेडी मुने। सामान्य उद्देश्यों के लिए बनी मानवीय संस्था को शैक्षिक प्रबंधन कहा जाता है। एलन। शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधक को करना पड़ता है। गुलिक। यह किसकी परिभाषा है? गुलिक की। गुलिक का कथन है शैक्षिक प्रबंधन सत्ता की सामान्य संरचना है। जेडी मुने। सामान्य उद्देश्य के लिए बनी मानवीय संस्था को ही शैक्षिक प्रबंधन कहा जाता है। एलन। शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधक को
करना पड़ता है। मानवीय संस्था को ही शैक्षिक प्रबंधन किसने कहा है? जेडी मुने ने। और सत्ता की सामान्य संरचना किसने कहा है? गुलिक ने। गुलिक, मुने, एलन। शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधक को करना पड़ता है। शैक्षिक प्रबंधन के मूल तत्व निम्न माने जाते हैं: निर्णय लेना, समस्या समाधान, मानवीय संबंध और संचार। जे हार्टले के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन के 3 तत्व हैं। जे हार्टले, ये आ चुका है क्वेश्चन। अदा, आगत, इनपुट, प्रबंधन प्रक्रिया, प्रोसेस, प्रदा, निर्गत या आउटपुट। बताइए अदा किसे कहा गया है? अदा, अदा मतलब इनपुट, यानी कि अंदर की ओर, है ना, अंदर की ओर, है ना, इनपुट। और प्रदा, प्रदा मतलब बाहर की ओर, यानी कि आउटपुट। अपसारी अभिसारी हो सकते हैं ये, है ना, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। भवन, फर्नीचर, खेल का मैदान, छात्र, शिक्षक, प्रशासक। भवन। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट का हिस्सा नहीं है? भवन, फर्नीचर, खेल का मैदान, छात्र, शिक्षक, प्रशासक, अधिगम सामग्री, तकनीकी सुविधाएं। ठीक, इनपुट। और प्रबंधन प्रक्रिया, विकास, वित्तीय विभाजन, क्रय, संप्रेषण, कार्मिक, कार्यालय का प्रबंधन। चल ठीक है, इसको तो बता देंगे, कुछ कल्ला मल्ली कर रहे हैं कि भाई प्रबंधन प्रक्रिया कहीं है। विकास, वित्तीय विभाजन, क्रय, संप्रेषण, कार्मिक, कार्यालय का प्रबंधन। और प्रदा, निर्गत यानी आउटपुट कहीं है? प्रशासकीय उपलब्धियां, तर्कपूर्ण चिंतन और प्रबंधकीय नियंत्रण। आउटपुट, तर्कपूर्ण चिंतन इनपुट में नहीं आएगा। ये तो है आउटपुट और ये है प्रोसेस, है ना, लेकिन ये कन्फ्यूज करेगा। क्वेश्चन आएगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन इनपुट का हिस्सा है या नहीं है? प्रशासक, अधिगम सामग्री, तकनीकी सुविधाएं, छात्र, शिक्षक, खेल का मैदान, फर्नीचर, भवन। इनपुट। शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकताएं। शैक्षिक उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन की समस्याओं में सुधार करने के लिए शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। आधुनिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी आविष्कारों का लाभ उठाने के लिए, गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, समस्याओं में सुधार करने के लिए, लाभ उठाने के लिए। शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य। संस्था में मानवीय संसाधन के साथ भौतिक संसाधन भी होते हैं। शैक्षिक प्रबंधन इन मानवीय व भौतिक संसाधनों के बीच समन्वय करने का काम करता है। शैक्षिक प्रबंधन इस ढंग से किया जाता है कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके। प्रत्येक छात्र व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देना, कार्मिकों के बीच प्रेम, सहयोग व सद्भाव का विकास करना। शैक्षिक प्रबंधन कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन करता है, वह उनको संतुष्ट भी करना होता है। व्यवसायिक वृद्धि के लिए छात्र और शिक्षकों को अवसर प्रदान करना। व्यवसाय वृद्धि के लिए शिक्षा, छात्र व समाज केंद्रित हो इसकी व्यवस्था करना। कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य देना। विद्यार्थियों में अच्छे नागरिकों के गुणों का विकास करना। समय का सही ढंग से उपयोग करना। शैक्षिक प्रबंधन के कार्य। ठीक,
शिक्षा प्रबंधन के अंतर्गत बहुत से कार्य सम्मिलित है जो निम्न है। नियोजन, संस्था प्लानिंग है ना, संस्था अपने लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसकी योजना बनानी पड़ती है, इसे नियोजन कहा जाता है। कौन सा काम कब कैसे और कहाँ करना है उसकी पूरी योजना बनाई जाती है, वह है नियोजन। फिर है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। योजना की सफलता के लिए संगठन की जरूरत होती है। संगठन कार्मिकों का ऐसा समूह होता है जो पद सोपान के रूप में होता है। उन कार्मिकों में कार्यों का विभाजन किया जाता है, इनके अधिकार और दायित्व निर्धारित कर दिए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, योजना की सफलता के लिए संगठन की जरूरत होती है। योजना की सफलता के लिए संगठन की जरूरत होती है। संगठन कार्मिकों का ऐसा समूह होता है जो पद सोपान के रूप में होता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। इन कार्मिकों में कार्यों का विभाजन किया जाता है, इनके अधिकार और दायित्व निर्धारित कर दिए जाते हैं। संगठन औपचारिक व अनौपचारिक दो प्रकार के होते हैं। औपचारिक संगठन कानूनों व प्रथाओं द्वारा स्थापित होते हैं तथा अनौपचारिक संगठन मनुष्य से संबंध इंगित करते हैं। अनौपचारिक संगठन मनुष्य का मनुष्य से संबंध इंगित करते हैं। अनौपचारिक संगठन पद से तथा अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन पद से, अनौपचारिक संगठन व्यक्ति से संबंधित होते हैं। निर्देशन, डायरेक्शन। संगठन में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी को यह बतलाना कि उनको कौन सा काम करना और कैसे करना है। उस अधिकारी अपने अधीन कार्मिकों को 3 तरह से निर्देशित करते हैं: आदेश देकर, प्रशिक्षण देकर और मूल्यांकन करके। उच्च अधिकारी अपने कार्मिकों की 3 तरह से निर्देशित करते हैं: आदेश देकर, प्रशिक्षण देकर और मूल्यांकन करके। संगठन में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को यह बतलाना कि उनको कौन सा काम करना और कैसे करना है। उच्च अधिकारी अपने अधीन कार्मिकों को 3 तरह से निर्देशित करते हैं: आदेश देकर, ठीक है, प्रशिक्षण देकर और मूल्यांकन करके। डायरेक्शन, निर्देशन के प्रकार। निर्देशन 3 प्रकार है: व्यक्तिगत निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन और शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन, शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए प्राध्यापक, अध्यापक, अभिभावक बालकों को जो उचित मार्गदर्शन देते हैं उन्हें शैक्षिक निर्देशन कहा जाता है। व्यावसायिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन की विशेषताएं: शिक्षा से संबंधित समस्या का समाधान करना, मूल्यांकन के तरीके में सकारात्मक बदलाव करना, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना, विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों का निर्धारण करना। शैक्षिक निर्देशन के लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी होता है। शैक्षिक निर्देशन के लिए शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम और शिक्षण सहायक सामग्री, TLM, शिक्षण सहायक सामग्री। T से टीचर, L से लर्निंग, M से पता नहीं, सकारात्मक बदलाव करना। शैक्षिक निर्देशन के 2 रूप होते हैं: शाब्दिक, अशाब्दिक। बालक के आंतरिक गुणों से बालक को परिचित करवाना। शैक्षिक निर्देशन व्यक्तिगत और सामूहिक 2 प्रकार का होता है। व्यक्तिगत निर्देशन की विधियाँ: प्रश्नावली, व्यक्ति इतिहास विधि, केस स्टडी विधि और शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण है। सामूहिक निर्देशन की विधियाँ: अभिरुचि, अभिवृद्धि परीक्षण और साक्षात्कार विधि। प्रश्नावली,
है व्यक्ति इतिहास विधि, शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण। ठीक। सामूहिक निर्देशन विधियाँ, अभिरुचि अभिवृत्ति परीक्षण और साक्षात्कार विधि। नियुक्ति करना, प्रबंधन अपने स्टाफिंग अपने निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप योग्यता वाले कार्मिकों का चयन करता है, उनकी नियुक्ति करता है। समन्वय कोऑर्डिनेटिंग, किसी भी संस्था में बहुत से कार्मिक होते हैं, उनके कार्यों के बीच एकता बनाने के काम को समन्वय कहा जाता है। नियंत्रण कंट्रोल, किसी भी संस्था में बहुत से कार्मिक होते हैं, उनके कार्यों के बीच एकता बनाने के काम को समन्वय कहा जाता है। नियंत्रण, निर्धारित योजना के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, यह पता लगाना कि नियंत्रण लगाना ही नियंत्रण कहलाता है। यदि योजना अनुसार कार्य नहीं हो रहा है तो सुधार के लिए जरूरी कार्रवाई की जाती है। कोई दिक्कत नहीं है ना। नियुक्ति करना, समन्वय, नियंत्रण, अभिप्रेरणा। कार्यों में मोटिवेशन, कार्य में कार्मिकों की रुचि व इच्छा को उत्पन्न करना अभिप्रेरणा है। इसे एरेंसिस लिंकट ने प्रबंधन का हृदय कहा है। रेंसिस लिंकट ने प्रबंधन का हृदय कहा है। बताइए अभिप्रेरणा को किसने प्रबंधन का हृदय कहा है? रेंसिस लिंकट। उचित वेतन, पदोन्नति, विकास के अवसर, रोजगार की सुरक्षा, उचित व्यवहार, काम की प्रशंसा, सम्मान देकर कर्मचारियों के काम में रुचि को बढ़ाया जाता है। एकीकरण, कर्मचारी की भावनाओं को जानना, कर्मचारियों के सुझावों पर विचार करना, मैत्रीपूर्ण वातावरण का निर्माण करना, इन कार्यों को एकीकरण कहा जाता है। अच्छा, कर्मचारी की भावनाओं को जानना, कर्मचारियों के सुझावों पर विचार करना, कर्मचारियों की भावनाओं को जानना, कर्मचारियों के सुझावों पर विचार करना। ये एकीकरण कैसे हुआ भाई? कर्मचारी की भावनाओं को जानना, कर्मचारियों के सुझावों पर विचार करना, मैत्रीपूर्ण वातावरण का निर्माण करना, इन कार्यों को एकीकरण कहा जाता है। अर्थात कर्मचारी का संस्था से जुड़ाव करना एकीकरण कहलाता है। ये तो बात सही है। निर्णय लेना, प्रबंधन के सामने बहुत से विकल्प होते हैं, इनमें सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना निर्णय लेना कहलाता है। निर्णयन को प्रबंधन का भविष्य कहा जाता है। निर्णयन को यानी निर्णय लेने को निर्णयन कहा गया है, इसको ही भविष्य कहा जाता है प्रबंधन का। संप्रेषण, दो या अधिक लोगों के बीच तथ्यों, विचारों, भावनाओं का आपस में आदान प्रदान करने की प्रक्रिया संप्रेषण कहा जाता है। जितना अच्छा संप्रेषण होगा, संस्था उतनी आसानी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगी। संप्रेषण को प्रबंधन का शक्तिगृह कहा जाता है। संप्रेषण को प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का शक्तिगृह कहा जाता है। और मैनेजमेंट का भविष्य किसे कहा जाता है? निर्णय लेना को। और शक्तिगृह संप्रेषण को। एकीकरण, संचार संप्रेषण की प्रक्रिया या तत्व। संवाददाता है ना भाई, संवाददाता, प्रेषक। संवाद को तैयार करने वाले व्यक्ति को संवाददाता कहा जाता है। यह संप्रेषण की प्रक्रिया का पहला तत्व है, इसी से संप्रेषण प्रक्रिया शुरू होती है। यह संवाद विषय वस्तु संवाद प्राप्तकर्ता के पास भेजता है। संवाद सूचना, आदेश, निर्देश, मार्गदर्शन के रूप में होता है, अर्थात यह एक प्रकार की विषय वस्तु जिसके आधार पर संप्रेषण आगे बढ़ता है। संवाद स्पष्ट होने चाहिए ताकि प्राप्तकर्ता को स्पष्ट रूप से समझ में आए। संवाद की स्पष्टता संप्रेषण को प्रभावी बनाती है। माध्यम, साधन। संप्रेषण के साधनों को माध्यम कहा जाता है। संप्रेषण में श्रव्य दृश्य साधनों को काम में लिया जाता है। माध्यम मीडियम,
इन साधनों का संप्रेषण का माध्यम कहा जाता है। इन साधनों को संप्रेषण का माध्यम कहा जाता है। संवाद या प्राप्तकर्ता, रिसीवर। संवाद जिस व्यक्ति के पास पहुंचाया जाता है वह व्यक्ति संवाद को प्राप्त करता है। इस व्यक्ति को संवाद प्राप्तकर्ता कहा जाता है। प्रतिक्रिया, संवाद को प्राप्त करके संवाद प्राप्तकर्ता के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे प्रतिक्रिया कहा जाता है। ठीक, तो पहला है संवाददाता यानी कि प्रेषक, सेंडर। संवाददाता एक ही बात है। फिर संवाद, फिर माध्यम या साधन, संवाद, माध्यम, फिर रिसीवर और प्रतिक्रिया। प्रेषक, संवाद, साधन, रिसीवर और प्रतिक्रिया। 6 संवाददाता प्रेषक, दूसरा संवाद, थर्ड माध्यम में साधन, 4 1 2 3 4 5 ही है। संवाददाता प्रेषक, माध्यम, संवाददाता प्राप्तकर्ता और प्रतिक्रियाएं। संप्रेषण की विशेषताएं, 1 मिनट। शैक्षिक निर्देशन की विशेषताएं। निर्देशन के प्रकार, व्यक्तिगत निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन। इसमें पढ़ने पर शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन की विशेषताएं, ठीक, व्यक्तिगत निर्देशन की विधियाँ, सामूहिक निर्देशन की विधियाँ, नियुक्ति करना, समन्वय, नियंत्रण, अभिप्रेरणा, एकीकरण, निर्णय लेना, संप्रेषण। संचार संप्रेषण की प्रक्रिया तत्व। संवाददाता प्रेषक, संवाद, माध्यम, संवाद या प्राप्तकर्ता, रिसीवर, प्रतिक्रिया। संप्रेषण की विशेषताएं, ये विशेषताएं हैं। ठीक, संप्रेषण की विशेषताएं। संप्रेषण के लिए 2 या 2 से अधिक लोगों का होना जरूरी है। संप्रेषण प्रकृति मनोवैज्ञानिक है। संप्रेषण प्रचार एक विज्ञान है। संप्रेषण के माध्यम श्रव्य दृश्य तथा श्रव्य दृश्य जैसे अनेक होते हैं। संप्रेषण के माध्यम से सूचनाओं और विचारों का आपसी आदान प्रदान होता है। संप्रेषण प्रभावी शिक्षण के जरूरी है, प्रभावी शिक्षण के लिए जरूरी है। नवाचार, संस्था में जो नवीन कार्य पद्धतियाँ अपनाई जाती है उन्हें नवाचार कहा जाता है। यह संस्था को प्रगतिशील बनाए रखता है। नवाचार, संस्था में जो नवीन कार्य पद्धति अपनाई जाती है इन्हें नवाचार कहा जाता है। यह संस्था को प्रगतिशील बनाए रखता है। मूल्यांकन, कार्य पूरा होने के बाद प्रबंधक यह देखता है कि कौन सा कार्य कितने समय में और कितनी गुणवत्ता के साथ पूरा हुआ है। इस प्रक्रिया को मूल्यांकन कहा जाता है। उत्तम परिणामों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मूल्यांकन की जरूरत होती है। भारत में शैक्षिक संगठन के मूल्यांकन की शुरुआत 1953 से हुई है। ठीक है ना। नवाचार, मूल्यांकन। भारत में शैक्षिक संगठन के मूल्यांकन की शुरुआत 1953 से हुई है। शैक्षिक प्रबंधन के कार्य, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्ति करना, समन्वय, नियंत्रण, अभिप्रेरणा, एकीकरण, निर्णय लेना, संप्रेषण। नवाचार, मूल्यांकन। शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक प्रक्रियाओं के संचालन तथा नियंत्रण की व्यवस्था को शैक्षिक प्रशासन कहा जाता है। भारत में शैक्षिक प्रशासन 3 स्तर पर है, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर। केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर।
केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन 1976 से पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय था। 1976 से पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय था। 42 में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी सरकार ने शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया। कब? 42 में संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी सरकार ने समवर्ती सूची में, पहले राज्य सूची में था शिक्षा 1976। 1985 से पहले शिक्षा के लिए केंद्र में शिक्षा मंत्रालय था, परंतु 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन किया गया और शिक्षा को इसी मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया। शिक्षा मंत्रालय था, ठीक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर 17 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया। अच्छा, हम तो यही समझ रहे थे यार, मानव विकास संसाधन मंत्रालय ही है। फिर से वापस से शिक्षा मंत्रालय कर दिया 17 अगस्त 2020 को। केंद्र स्तर पर शैक्षिक प्रशासन, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग और विभिन्न अभिकरण। केंद्र स्तर पर शैक्षिक प्रशासन, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग, विभिन्न अभिकरण। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक, NCERT। फिर है केंद्रीय समाज कल्याण मंडल, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, CSWB, केंद्रीय सेंट्रल समाज कल्याण मंडल, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, केंद्रीय समाज कल्याण मंडल, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, CSWB। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल। सेंटर सोशल वेलफेयर बोर्ड, CSWB। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR का पूर्ण नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, NIEPA। राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, NIEPA। इसका संशोधित नाम वर्तमान में NIEPA है, NIEPA का NIEPA। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, NCTE। केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता मंडल, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CABE। केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता मंडल, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CABE। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन,
AICTE अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन AICEE अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन AICSE सेकेंडरी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC, अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE, अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये नहीं पढ़ा यार कभी यार। बताइए AICTE की फुल फॉर्म बताइए। अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE, राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल हायर एजुकेशन NCRHE, अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE, और राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल हायर एजुकेशन NCRHE। राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन। ठीक, राज्यों में शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षा विभाग होता है, जिसका मुख्य राज्य सरकार का शिक्षा मंत्री होता है। शिक्षा विभाग के भी दो प्रमुख अंग होते हैं, शिक्षा सचिवालय, शिक्षा निदेशालय। अच्छा, पता ही कौन है अपन को। तो शिक्षा विभाग होता है, जिसका मुख्य राज्य सरकार का शिक्षा मंत्री होता है। ठीक, शिक्षा विभाग के भी दो प्रमुख अंग होते हैं, एक तो शिक्षा सचिवालय, एक शिक्षा निदेशालय। नोट, राजस्थान में शिक्षा सचिवालय जयपुर में है और शिक्षा निदेशालय बीकानेर में है। शिक्षा विभाग और शिक्षा निदेशालय, नहीं, शिक्षा विभाग, शिक्षा सचिवालय, शिक्षा निदेशालय जयपुर। फिर शिक्षा सचिव, शैक्षिक नीतियों को बनाना, उनको लागू करना, क्रियान्वित करना। स्थिति मुख्य अधिकारी कार्य बीकानेर, शिक्षा निदेशक, शैक्षिक नीतियों को पालना करवाना, विद्यालय व राज्य सरकार के बीच तालमेल बनाना। विद्यालय व राज्य सरकार के बीच तालमेल बनाना। जयपुर, शिक्षा सचिव, शिक्षक नीतियों को बनाना और उनको लागू करना, क्रियान्वित करना। इधर है बीकानेर, शिक्षा निदेशक, है ना, निदेशालय से निदेशक, सचिवालय से सचिव। शैक्षिक नीतियों को पालन करवाना, विद्यालय व राज्य सरकार के बीच तालमेल बनाना। बताइए किस संगठन का कार्य है कि शैक्षिक नीतियों को पालन करवाना व विद्यालय व राज्य सरकार के बीच तालमेल बनाना। शिक्षा सचिवालय का या फिर शिक्षा निदेशालय का? शिक्षा निदेशालय का। राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन। स्थानीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन का संबंध प्रमुख रूप से प्राथमिक शिक्षा से होता है। स्थानीय स्तर पर शिक्षा का प्रशासन पंचायत राज विभाग और प्राथमिक शिक्षा विभाग मिलकर करते हैं। प्राथमिक शिक्षा से होता है। स्थानीय स्तर पर शिक्षा का प्रशासन पंचायती राज विभाग और प्राथमिक शिक्षा विभाग मिलकर करते हैं। विभाग पंचायती राज विभाग, जिला परिषद
और प्रारंभिक शिक्षा विभाग। स्थानीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन। स्थानीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन का संबंध मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा से होता है। स्थानीय स्तर पर शिक्षा का प्रशासन पंचायती राज विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग से मिलकर करते हैं। जब है जिला स्तर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। जब जिला स्तर पर है ना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद में पंचायती राज विभाग, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी DEO। फिर विकास अधिकारी BDO। ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी PEO। ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत विकास अधिकारी PDO और पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी PEO। ये समझ में नहीं आया यार। मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है CEO जिला स्तर पर, और प्राथमिक शिक्षा विभाग में हो DEO जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, और पंचायत समिति पर होए विकास अधिकारी BDO, ब्लॉक में होए ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी BEO, फिर ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत विकास अधिकारी PDO, फिर PEO, यानी कि PDO BDO CEO, इधर PEO BEO DEO। PP है ना, C और D। जब PDO ग्राम पंचायत स्तर पर और BDO पंचायत समिति स्तर पर, जिला स्तर पर CEO। फिर प्रारंभिक शिक्षा विभाग में पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी PEO, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी BEO, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी DEO। शैक्षिक प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत। ठीक, अब इसको पढ़ेंगे बाद में। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।